एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो आई एम सौरभ। यहाँ पर हम लेकर आए हैं सीक्वेंस का पार्ट, जो कि रियल एनालिसिस का ही पार्ट है। और यहाँ पर उन्हीं बच्चों के लिए है सीक्वेंस जो बीएससी या एमएससी या हायर मैथमेटिक्स जहाँ पूछा जाता है उनके लिए है। तो सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बात कर लें कि डोमेन किसे कहा जाता है और रेंज किसे कहा जाता है और कोडोमेन किसे कहा जाता है। अगर हम कह दें कि फंक्शन इस तरह से डिफाइन है R टू R, तो ये जो R है इसे कहा जाता है डोमेन, इसे कहा जाता है कोडोमेन। सपोज दैट कि f ऑफ x इक्वल टू आपको दिया हो x स्क्वायर, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। इससे x में आप जो पार्ट रखते हो, चाहे 1 रखते हो चाहे -1 रखते हो, जो भी इसका रिजल्टेंट आता है, जैसे इसका रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा। आप देख रहे हो कि जो डोमेन आप रख रहे हो उससे बनने वाली जो इमेज होती है उसे कहा जाता है रेंज। समझ में आ रहा है? रेंज किसे कह रहे हैं? जो डोमेन है आपका और उससे बनने वाला जो इमेज है वो क्या कहलाता है? रेंज। समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहा? जिस फंक्शन का डोमेन से बनने वाला जो इमेज होता है वही कहलाता है क्या? रेंज। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर जैसे अभी हम कह दें कि अगर इसका ग्राफ इस तरह से होगा x स्क्वायर का, अगर हम आपसे पूछें कि रेंज क्या होगा तो आप बताओगे यहाँ से जाने वाली जितनी भी, यहाँ से आप देख रहे हो कर्व, यहाँ से जहाँ तक जाएगा वहाँ तक को हम क्या कहेंगे? रेंज। ठीक है, रेंज 0 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है? इन्फिनिटी। तो ये आपका रेंज हो जाएगा। वैसे तो हम डिफिनीसन बता दें, रेंज की डिफिनीसन होती है टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम। एंड डोमेन की डिफिनीसन होती है, होता है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट। अब तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा कि डोमेन की डिफिनीसन क्या होती है, रेंज की डिफिनीसन क्या होती है। अब यहाँ से बात कर सकते हैं सीक्वेंस की, क्योंकि हमें डोमेन और रेंज और कोडोमेन का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ही हम यहाँ पर क्या करेंगे? सीक्वेंस पढ़ाएंगे। वैसे सीक्वेंस पढ़ने से पहले हमें पूरा फंक्शन आना चाहिए, जो कि हम यहाँ पर फंक्शन ले नहीं सकते। फंक्शन के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो क्लास 11th के लिए रहेगा। वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, हर चीज़ एक एक चीज़ वहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इतना सिर्फ बता देते हैं, जो भी एफ आपके अंदर लिखा जाता है उसे कहा जाता है डोमेन, जो उससे बनता है इमेज उसे कहा जाता है, यहाँ पर देख लो तो ये होता है कोडोमेन, और इससे बनने वाला जो इमेज होता है वो होता है रेंज। याद रखिए, डोमेन पर निर्भर करता है आपका रेंज, डोमेन पर निर्भर करता है आपका रेंज। ठीक है, आइए सीक्वेंस की डिफिनीशन पढ़ लें। हम डोमेन रेंज किस लिए बता रहे थे अभी समझ जाएंगे जब हम इसकी डिफिनीशन बताएंगे, वो भी किसकी? सीक्वेंस की। किसकी? सीक्वेंस की। सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या होती है? लिख देते हैं डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस। ए फंक्शन f such that n to r, f such that n to r is called a sequence। यानी यहाँ से समझ में आ रहा है, अगर फंक्शन इस तरह से डिफाइन है तब इसे सीक्वेंस कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपका डोमेन हमेशा याद रखिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आप फंक्शन इस तरह से डिफाइन देख रहे हो, आपका फंक्शन किस तरह से होना चाहिए? जो आपका डोमेन हो ना, डोमेन वो कैसा होना चाहिए?
सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए और जो कोडोमेन होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। तब हम ऐसे फंक्शन को कहेंगे सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस की डिफिनीशन बड़ा ही आसान है, आप दे सकते हो, आसानी से दे सकते हो। कहो सिर्फ इतना ही बता दो कि कोई भी फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो जिसका डोमेन नेचुरल नंबर हो और कोडोमेन क्या हो, रियल नंबर हो, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं सीक्वेंस। समझ में आया कि नहीं? सीक्वेंस की डिफिनीशन आई कि नहीं? अभी हम इसे लिख कर भी बता देते हैं। दैट इज ए फंक्शन whose domain is set of natural number and codomain is set of real number is called यहाँ पर लिखना भूल गए, इन आर के लिए है, इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। ये तो हमें समझ में आया, इन आर। यही चीज है जो हमने ऊपर लिखा है ना, यही चीज नीचे भी लिखा है, हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है और इसे सिर्फ हमने फंक्शन किस तरह से डिफाइन होता है इस तरह से हमने लिखा है। कुछ हमने वही किया है। हमें पता होना चाहिए डोमेन क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोडोमेन हमारा होना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम कहेंगे ऐसे ही सीक्वेंस को कहेंगे कि ये सीक्वेंस किसका है, रियल नंबर का है। ठीक है, तो अब आपको सीक्वेंस की डिफिनीशन आ ही गई होगी, तो आइए जाने कि इसे डिफाइन किस तरह से किया जाता है और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी लिखा किस तरह से जाता है और इसके टर्म क्या होते हैं, इस पर हम बात कर ले। तो आइए जानिए। इफ n f such that n to r is a function defined as f of n equal to an for every n belongs to नेचुरल नंबर। यही चीज अगर हमें इस तरह से फंक्शन डिफाइन है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, f ऑफ n इक्वल टू an और फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसे लिखा कैसे जाता है, देन written as एंगल ब्रैकेट an या फिर कर्ली ब्रैकेट n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, या फिर ओपन इंटरवल में भी हम इसे लिख सकते हैं। और आप चाहे जो इनमें से किसी भी सिंबल को यूज कर सकते हो, यानी यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट यूज कर सकते हो, या तो ये चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा किताबों में इसका यूज हुआ रहता है एंगल ब्रैकेट का। ठीक है, तो हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखते हैं एंगल ब्रैकेट। वैसे तो आपको तीनों आना चाहिए, आपसे कोई पूछे तो आप बता दो कि इससे भी हम प्रदर्शित कर लेते हैं, इससे भी और इससे भी। ठीक है, ये तो हमें समझ में आया कि सीक्वेंस को किससे प्रदर्शित किया जाता है। अब बात आती है कि सीक्वेंस के टर्म कितने होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, अब उसके बारे में हम बात कर लें। एंड टर्म ऑफ सीक्वेंस an को लिखने का तरीका है, an को लिखा जाता है बाई पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, दैट इज सीक्वेंस an इक्वल टू a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम सीक्वेंस को लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? सीक्वेंस को लिखने का तरीका है कि n के स्थान पे हम 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, मैपिंग से ज़्यादा समझ में आएगा, मैपिंग द्वारा हम दिखाते हैं इसको कैसे लिखेंगे। मैपिंग द्वारा हम लिखेंगे, ठीक है।
मैपिंग द्वारा हम इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। हमने किस तरह से डिफाइन किया है फंक्शन को, एफ ऑफ एन इक्वल टू ए एन। तो आप ही बताओ, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, डॉट 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 इन्फिनिटिव। 1 रखने पर क्या होगा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू a1 यानी a1 मिलेगा। अगर एफ ऑफ 2 रखते हो ऐसे ही a2 मिलेगा, a2 मिलेगा, a3 मिलेगा, आगे ऐसे a4 मिलेगा, डॉट डॉट डॉट। तो आप देख रहे हो ये फंक्शन किसका है, 1 1 और ऑनटू मैप है। कैसा मैप है, 1 1 एंड ऑनटू मैप है। तो आपने देखा कि सीक्वेंस की मैंने डिफिनीशन बताया यहाँ पर, और हमने ये बताया कि इसकी मैपिंग कैसे होता है, इसे लिखा कैसे जाता है, सीक्वेंस को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, हमने ये बताया। आइए हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट मार्क्स जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट मार्क, आइए जाने इम्पॉर्टेंट रिमार्क। फर्स्ट रिमार्क, ए फंक्शन f such that n to c यानी ये डोमेन आपका होना चाहिए नेचुरल नंबर, और अगर आपका कोडोमेन जो है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इसे भी कहा जाएगा इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। बट ये सीक्वेंस किसका होगा, इन सी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सीक्वेंस होगा। अगर आपसे कभी भी नेचुरल नंबर आपका कोडोमेन हो जाए और कोडोमेन हो जाए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक सीक्वेंस होता है, बट कंडीशन है कि ये किसका सीक्वेंस रहेगा, ये सीक्वेंस रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ए सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ टर्म इज इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ टर्म इम्पॉर्टेंट। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि किसी सीक्वेंस में, इन सीक्वेंस में ऑर्डर ऑफ टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस may be change। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी सीक्वेंस के ऑर्डर को हम चेंज करते हैं तो आप याद रखो कि सीक्वेंस का जो सीक्वेंस भी बदल सकता है। मतलब मैंने क्या कहा कि अगर किसी सीक्वेंस का ऑर्डर चेंज करते हो तो हो सकता है कि सीक्वेंस ही चेंज हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं वो? जैसे अगर हम कहें कि किसी भी सीक्वेंस को ले लेते हैं इस तरह से 1/n, तो 1/n से पहले हम लिख लिए पहले 1/2, फिर 1, फिर 1/3, फिर 1/4 ना। अगर ऑर्डर आप अलग अलग चेंज कर रहे हो, हर चीज़ अलग अलग कर रहे हो, तो आपका सीक्वेंस बदल भी सकता है। इस तरह से इन्होंने कहा है कि आपको याद रखना है ऑर्डर ऑफ टर्म जो है बदलनी नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि अगर आप चेंज करते हो तो सीक्वेंस भी बदल सकता है। इंपॉर्टेंट है। नंबर थर्ड, नंबर्स ऑफ टर्म इन ए सीक्वेंस numbers of term in a sequence will be infinite but numbers of distinct term
इज फाइनाइट, मे बी फाइनाइट, मे बी फाइनाइट, मे बी फाइनाइट। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ध्यान से सुनिए, कि अगर कभी भी किसी सीक्वेंस का जो नंबर्स ऑफ टर्म होता है वो तो आप जान लो इनफाइनाइट होता है, बट डिस्टिंक्ट टर्म हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन फाइनाइट भी हो सकता है। यही तो कहा है मे बी। डिस्टिंक्ट टर्म, डिस्टिंक्ट टर्म का मतलब समझ रहे हो? चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं डिस्टिंक्ट टर्म, ठीक है? एग्जाम्पल के थ्रू एक एग्जाम्पल लेंगे, वहां से आपको समझाएंगे। सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 1 की पावर n, इस तरह से। अच्छा जी, अगर हम इसे लिखें, n के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, 1 की पावर 2 रखोगे तब भी 1 आएगा, 1 आएगा, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से इनफाइनाइट टर्म तो है, आप देख रहे हो सीक्वेंस का इनफाइनाइट टर्म तो है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डिस्टिंक्ट टर्म कितने हैं तो डिस्टिंक्ट टर्म सिर्फ एक ही तो है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। क्योंकि डिस्टिंक्ट टर्म क्या होते हैं कि नंबर्स अलग अलग होने चाहिए। इसमें तो देख रहे हैं 1 1 1 1, तो यानी डिस्टिंक्ट टर्म क्या है, सिर्फ एक ही है। तो यहाँ से समझ में आता है कि डिस्टिंक्ट टर्म फाइनाइट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी को हम ये भी लिखते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस ए एन, ठीक है? इसी को क्या कहा जाता है, रेंज ऑफ सीक्वेंस ए एन। और याद रखना है रेंज भी हमें ज्ञात कर लेनी, कभी कभी पूछ लिया जाता है रेंज ऑफ सीक्वेंस, तो आप बता सकते हो, ठीक है? यहाँ से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सीक्वेंस ए एन इक्वल टू -1 की पावर n, इस तरह से हमने लिया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक बार 1 रखेंगे तो -1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे -1 आएगा, 4 रखेंगे 1 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। आप देखो तो इनफाइनाइट टर्म आ रहा है, आप देखो तो इनफाइनाइट टर्म आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंट टर्म कितने हैं, डिस्टेंट टर्म सिर्फ और सिर्फ -1 है और 1 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, यानी ये भी फाइनाइट है। और ये जब फाइनाइट है तो ये फाइनाइट है और यही रेंज ऑफ सीक्वेंस भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर नंबर्स ऑफ टर्म इन ए सीक्वेंस का इनफाइनाइट तो हो सकता है, लेकिन डिस्टिंक्ट टर्म में भी फाइनाइट। अब तो हमें समझ में आया है कि हमने इसे क्यों इम्पोर्टेंस दिया था। सबसे पहले हमने कहा कि जो इम्पोर्टेंस रिमार्क में लिखवाया है, फर्स्ट हमने कहा कि अगर कोई भी फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि नेचुरल नंबर उसका डोमेन हो और को डोमेन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो आप वो भी सीक्वेंस कहलाएगा, वो भी सीक्वेंस कहलाएगा, बट किसका सीक्वेंस होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा। दूसरी बात, हम सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहा था हमने कि अगर ऑर्डर ऑफ जो टर्म होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आप चेंज करोगे ऑर्डर को किसी सीक्वेंस का, तो आपका सीक्वेंस भी बदल सकता है। तो तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट थी ये थी कि अगर किसी भी सीक्वेंस का डिस्टिंक्ट टर्म फाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट टर्म तो होते हैं, ये तो हम जानते हैं, किसी भी सीक्वेंस का टर्म जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, बट अगर डिस्टिंक्ट टर्म की मैं बात करूं तो हो सकता है फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट ही हो। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू से समझाया भी। चलिए हम बात करें टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, क्योंकि ये था अभी तक हमने सीक्वेंस की डिफिनीशन पढ़ी, सीक्वेंस को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है इसके बारे में हमने पढ़ा, मैपिंग पढ़ी, कुछ रिमार्क पढ़े, और उसके बाद आ जाइए टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है? टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में मैं सबसे पहला टाइप्स लेता हूं कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस किसे कहा जाता है? आपको बता दें कि अगर आप डोमेन कुछ भी ले लो, डोमेन कुछ भी ले लो और आपका कोडोमेन बदले ही ना, कोडोमेन बदले ही ना, उसे कहा जाता है कांस्टेंट सीक्वेंस। जैसे अभी मैं बता देता हूं
कि इसका मतलब क्या है कि जैसे एफ ऑफ एन इक्वल टू 1 ले लिए आप, एफ ऑफ एन इक्वल टू 1 ले लिए, और जब 1 ले लेते हो आप नेचुरल नंबर कुछ भी रखो, यहाँ पर 1 रखना चाहते हो ठीक है 1 रखते हैं, तब भी वैल्यू 1 आएगा। आप 2 रखना चाहते हो यहाँ पर, तब भी 1 आएगा। यानी आप नेचुरल नंबर कुछ भी ले रहे हो, 3 ले रहे हो 1 आ रहा है, यानी आप सेट आप नेचुरल नंबर यानी कुछ भी यहाँ पर इसमें डाल रहे हो, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, हर बार 1 दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये समझ में आता है कि कोई कुछ भी रख दे रहे हैं डोमेन, कुछ भी डोमेन रख रहे हैं, कोई डोमेन बदल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट हो जाता है उसी को कहा जाता है कांस्टेंट सीक्वेंस। आइए डिफिनीशन के थ्रू से समझ लें क्या है डिफिनीशन इसकी। डिफिनीशन ये है कि सीक्वेंस एन इज कॉल्ड ए कांस्टेंट sequence if an is equal to constant for every n belongs to natural number। यानी ये कह रहा है कि आप किसी सीक्वेंस को क्या कह सकते हो, एक कांस्टेंट सीक्वेंस इफ यदि an इज कांस्टेंट, कुछ भी ले लो, नेचुरल नंबर में कुछ भी ले लो, आपका ये वैल्यू बदलने वाला नहीं है। अभी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी। एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, an इक्वल टू 1 दैट इज सीक्वेंस an इक्वल टू 1 या फिर 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस था, बड़ा आसान था, समझ में आ गया होगा हमें लगता है। ऐसे ही दूसरे टाइप्स की मैं बात करूं, इक्वलिटी सीक्वेंस। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि समानता, किसी भी टर्म का समानता, मतलब हम इक्वल हैं, बराबर हैं, हमारे पास जितना योग्यता है आपके पास योग्यता है। ये ऐसे ही इक्वलिटी में भी है। इक्वलिटी का मतलब, सीक्वेंस का मतलब है कि लेट an सीक्वेंस an एंड सीक्वेंस bn, सीक्वेंस an एंड सीक्वेंस bn is called equality sequence if sequence an is equal to sequence bn। इस तरह से अगर आपको सीक्वेंस दिया है तो आप कह सकते हो कि यह इक्वलिटी ऑफ सीक्वेंस है, दैट इज an is equal to bn for every n belongs to natural number, that is a1 equal to b1 और a2 equal to b2, a3 equal to b3। इस तरह से चलता जाएगा प्रोसेस, तो इसे कहते हैं इक्वलिटी ऑफ द सीक्वेंस। इक्वलिटी सीक्वेंस तो आसान था, इक्वलिटी सीक्वेंस की डिफिनीशन हमने बहुत ही आसान वे में ही बता दिया। चलिए और एक पार्ट की मैं बात कर लूँ, वो है तीसरा पार्ट एडिशन ऑफ सीक्वेंस। एडिशन ऑफ सीक्वेंस मैं बता देता हूँ, इसका भी डिफिनीशन होता है, इफ टू सीक्वेंस an and bn are respectively
A1 A2 A3 डॉट डॉट AN एंड B1 B2 एंड B3 डॉट डॉट BN डॉट डॉट। यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म है ना, डॉट डॉट इस तरह से। अब एडिशन ऑफ सीक्वेंस दैट इज सीक्वेंस AN एंड सीक्वेंस BN। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, A1 प्लस B1 इस तरह से, A2 प्लस V2 A3 प्लस V3 डॉट 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 इस तरह से चलता जाएगा। और हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस AN प्लस BN, इस तरह से हम लिख सकते हैं। एडिशन ऑफ सीक्वेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट, अगर आपको कह दिया जाए कि सब्ट्रैक्ट करने को, तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, माइनस 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 माइनस। यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट यही कंडीशन होता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, इनमें मल्टीप्लाई इस तरह से A1 B1 A2 B2 A3 B3 ऐसे ही होता चला जाएगा। ये तो हमें समझ में आया ना। मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस भी इसी तरीके से है, ठीक है। अब आप जानियो कि पता लगा कि स्केलर सीक्वेंस भी पूछा जाए। स्केलर सीक्वेंस की अगर आपसे पूछा जाए कि डिफिनीशन क्या होती है, स्केलर सीक्वेंस की डिफिनीशन यही होता है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म किसी सीक्वेंस में टोटल में सब क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए या ऐड कर दिया जाए, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। अब जानेंगे हम सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कि इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट बात अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कन्वर्जेंस सीक्वेंस की। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहा जाता है, पहले हम ये जान लें। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है ये बता दें। ये सीक्वेंस या सीक्वेंस इज कॉल्ड ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस if limit sequence limit n tends to infinity an is equal to L, और L कैसा होना चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक। अगर इस तरह से कोई भी सीक्वेंस रहे तो हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। फिर से रिपीट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनीशन में बता दूं कि ए सीक्वेंस या फिर सीक्वेंस AN इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ, यहाँ पर लिखना भूल गए, इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू L, और L कैसा होना चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक। सो हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनीशन में बताया क्या कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनीशन होती है कि अगर कोई सीक्वेंस का n टर्म लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लेते जाते हैं और लेकर जाने पर हमारा जो भी वैल्यू आता है वो फाइनाइट और यूनिक आ जाए, तो हम ऐसे सीक्वेंस को कहेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसके थ्रू समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सीक्वेंस AN इक्वल टू 1/n है, 1/n है, तो हमारा काम क्या है, AN इक्वल टू 1/n लेना, और इसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखो तो इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई, और 0 क्या है, फाइनाइट भी है और यूनिक भी है, फाइनाइट भी है, यूनिक भी है। तो हम ये ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे, ऐसे सीक्वेंस को कहेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। समझ में आया मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी सीक्वेंस आपको गिवन है और वह सीक्वेंस को हमने उस सीक्वेंस का n टर्म को हमने इन्फिनिटी पे टेंड कराया, और इन्फिनिटी पे टेंड कराने पर जो भी उसका रिजल्टेंट आता है वो फाइनाइट एंड यूनिक हो जाए, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल, सीक्वेंस ए एन इक्वल टू n अपान n प्लस 1। और ए एन इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए n अपान n प्लस 1, ठीक है। तो हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपान n प्लस 1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 बाई n से n कैंसिल। यहाँ पर जैसे ही लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी पे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 इज फाइनाइट एंड यूनिक। और जब फाइनाइट एंड यूनिक है तो हम ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो